हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए एक नई वीडियो जो कि आपके आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर से चल रही है। उसी सीरीज में अगली वीडियो है आज। लास्ट वीडियो आपको जो मिल जाएगी लिंक ऊपर आप देख लेना। उसमें हमने पढ़ाया था कि आपके सूक्ष्म बीजाणु जनन कैसे होता है, सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है किसी आवर्त बीजी पौधे के परागकोश के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कि वही सूक्ष्म बीजाणु जो हमारा बना था अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, उसी सूक्ष्म बीजाणु से आपका डेवलप होकर के पराग कण कैसे बनता है। सूक्ष्म बीजाणु से डेवलप होकर के पराग कण का निर्माण कैसे होएगा वो हम आज पढ़ेंगे। कुछ सूक्ष्म बीजाणुओं के एक दो प्रकार है या फिर उसकी संरचना भी है, वो हम यहां देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सूक्ष्म बीजाणु आपके अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कुछ इस तरह की संरचना बनाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको हमने कहा था कि भाई ये संरचना आपकी क्या कहलाती है, चतुष्क कहलाती है, या फिर आप इसको कहते हो टेट्राड। और ये इस तरह का टेट्राड जो है ये आपको डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। ज्यादातर आपकी जो एनसीईआरटी किताब है वहां पर आपका जो बना हुआ है वो इस तरह का बना है, जो कि समद्विपार्श्विक टेट्राड बना हुआ है, जो कि आपका एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। इस प्रकार वाला आपका कहाँ मिलता है, एक बीजपत्री पौधों में। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड, ठीक है ना, या फिर आपका समद्विपार्श्विक चतुष्क। ठीक है, चलिए, जैसा भी टेट्राड बनता हो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह का बनता है। उसमें आपका ये सारे के सारे आपस में एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम होता है कैलोज, उससे जुड़े होते हैं। अब भाई क्या होता है, ये कैलोज से जुड़े हुए कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए आपके जो सूक्ष्म बीजाणु हैं, इनको अलग अलग करने के लिए आपकी एक लेयर होती है जो आपको पता है, इसे हम कहते हैं टेपेटम। ठीक है ना, ये टेपेटम आपकी सूक्ष्म बीजाणु धानी की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये आपको पता है, लास्ट वीडियो में बताया था। अब टेपेटम आपकी क्या करेगी, कैलेज नाम का एक एंजाइम निकालेगी। ये कैलेज इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, ठीक है ना, और आपके जो सूक्ष्म बीजाणु जो इस संरचना में थे वो आपके अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद एक सूक्ष्म बीजाणु आपका कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें कि एक अंदर वाली उसकी परत होती है, इसके बाहर आपको एक और परत दिखाई देगी जिसमें कुछ आपको बेहतरीन अच्छी सुंदर डिजाइनिंग दिखाई देती है। इस तरह की संरचना आपको एक सूक्ष्म बीजाणु की दिखाई देगी। देखना, इसमें दो तो परत है, एक इसकी जीव द्रव्य कला होगी, बाहर वाली परत ये आपकी बाह्य परत या फिर इसको कहते हैं एक्जाइन। आप एक्जाइन ही याद रखेंगे। अंदर वाली को कहते हैं इंटाइन या अंत्य परत, और इसके अंदर एक होता है केंद्रक। केंद्रक कैसा होगा आपको पता है, अगुणित होगा, क्योंकि भाई ये आपका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बना हुआ है। अगर ये संरचना, कोई भी संरचना अगर अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनती है तो वो आपकी अगुणित हो जाती है, यानी कि हैप्लॉइड। तो ये भी आपका अगुणित संरचना है। ध्यान रखना, ये सूक्ष्म बीजाणु है। किसी भी पौधे में बात करें तो बीजाणु अगर आपके आगे विभाजित होकर के कोई संरचना बनाते हैं, मान लीजिए बीजाणुओं में कोई विभाजन हो, देखो विभाजन इसमें सूत्री हो सकता है, अर्धसूत्री तो नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद ही अगुणित है। और अगुणित संरचना में विभाजन के पश्चात इस स्पोर में, इस बीजाणु में जो भी बनेगा वो आपका युग्मोद्भिद होगा। ध्यान रखें, आगे से सूक्ष्म बीजाणु या बीजाणु में कोई भी विभाजन हो, उसके पश्चात चाहे कोई संरचना बने, वो 1000 सेल की हो या 2000 कोशिकाओं की बनी हुई हो या 2 कोशिकाओं की, वो संरचना युग्मोद्भिद कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मोद्भिद। तो ये सूक्ष्म बीजाणु बड़ा होकर के मतलब विभाजित करके जो भी बनाएगा वो आपका युग्मोद्भिद होगा, ये ध्यान रखेंगे। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इसकी बाह्य लेयर है एक्जाइन। सवाल पेपर में आएगा एक्जाइन किसकी बनी होती है। एक्जाइन आपकी स्पोरोपोलेनिन नाम के एक वसीय पदार्थ की बनी होती है। वसीय पदार्थ, ध्यान रखना, ये आपका फैट का डेरिवेटिव होता है, वसा का बना हुआ होता है। इंटाइन आपकी बनी होती है किसकी, पेक्टोसेल्यूलोज की।
पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई इंटाइन होती है। तो दोनों लेयर की कंपोजिशन के सवाल पेपर में जरूर आते हैं, पूछे जाते हैं। एक जगह हमें दिखाई दे रही है जहां पर आपका, मैंने ये ऐसे बनाया है, यहां आपकी एक्जाइन वाली लेयर नहीं होती, यहां पर इस जगह को हम कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र, जनन छिद्र या फिर जर्म पोर, जनन छिद्र या फिर जर्म पोर। ऐसे इसके आधार पर दो तरह के केसेस होते हैं, कई कई जगह पर ये 3-3 मिल जाते हैं आपको, कई कई जगह पर जनन छिद्र एक होता है। ठीक है, इस जनन छिद्र का काम क्या है? जब ये सूक्ष्म बीजाणु आपका जब परागकण बनेगा, परागकण बनने के बाद ये अंकुरित होगा, तो अंकुरित होने के पश्चात जो इसकी पराग नलिका बनेगी, वो पराग नलिका आपकी इस जनन छिद्र से निकलती है। सवाल यहां से पूछते हैं कि जनन छिद्र आपका कौन सी परत में मिलता है? आपका उत्तर होगा जनन छिद्र एक्जाइन में होता है, जनन छिद्र इंटाइन में नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, जनन छिद्र एक्जाइन का पार्ट है, इंटाइन का पार्ट नहीं होता, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे एक दो अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसको मैं यहां नोट कर देता हूं, आप भी नोट कर लेना। एक पौधा होता है आपका टाइफा, टाइफा के अंदर आपका जो परागकण होते हैं वो संयुक्त होते हैं। बस आपके पेपर में सवाल आया तो देख लेना, सवाल आता है संयुक्त परागकण कहाँ मिलते हैं? सारे परागकण जितने भी पराग कोश में भरे होते हैं वो आपके एक संरचना बना देते हैं मिलकर के, उन्हें कहते हैं संयुक्त परागकण। ठीक है ना, ये जुड़े रहते हैं सब आपस में संयुक्त परागकण के अंदर। एक और आपका अपवाद है जो आपको कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में देखने को मिलता है। वहां पर आप देखोगे कि परागकण जुड़ करके आपके एक ऐसी थैले जैसी कुछ संरचना बनाते हैं जिसको आप पोलिनियम या पराग पिंड कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, सवाल आएगा कि भाई बताइए पराग पिंड कौन बनाते हैं? पेपर में इंग्लिश में लिखते हैं पोलिनियम। पोलिनियम कौन किसके अंदर बनते हैं? ऑर्किड और कैलोट्रोपिस के अंदर। तो ये था आपका सूक्ष्म बीजाणु। कुछ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे, जो मैं एनसीईआरटी वाली वीडियो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, वो वीडियो भी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, साथ में प्लेलिस्ट भी है, वहां पर आपका मिल जाएगी, ध्यान से वहां देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो देखा, आगे चलते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि इस सूक्ष्म बीजाणु से आगे का जो निर्माण होगा, कुछ किताबें कहती हैं सूक्ष्म बीजाणु परागकण है, परंतु सूक्ष्म बीजाणु परागकण नहीं है। ध्यान रखना है, सूक्ष्म बीजाणु से परागकण का निर्माण होगा और परागकण आपका नर युग्मोद्भिद कहलाएगा। परागकण आपका नर युग्मोद्भिद कहलाता है, ये ध्यान रखना, सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। नर युग्मोद्भिद के अंदर आपके क्या होंगे? नर युग्मक होंगे। तो आगे का डिवीजन, आगे का आप देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको रब कर देते हैं। अब हम देखते हैं सूक्ष्म बीजाणु किस प्रकार से परागकण बनाता है। तो चलिए देखिए, ये आपका एक सूक्ष्म बीजाणु है, ये इसके अंदर एक केंद्रक है, ये बाहर एक्जाइन है। ठीक है ना, बार बार हम एक्जाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें काम जो है वो अभी अंदर वाले पार्ट से ही है। ये अंदर वाली कोशिका जो इसका केंद्रक अगुणित है, इसमें आपका एक सूत्री विभाजन होगा। गिनती ध्यान रखनी है, सूक्ष्म बीजाणु से परागकण के बनने तक 2 सूत्री विभाजन होंगे, ये सवाल ध्यान रखना है। सूक्ष्म बीजाणु से परागकण बनने में 2 सूत्री विभाजन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये मान लो जी सूक्ष्म बीजाणु था, भाई होगा क्या? इसमें एक सूत्री विभाजन हुआ और सूत्री विभाजन के पश्चात आपका इसके अंदर 2 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, ये बड़े वाला केंद्रक जो है, अब आप इसको वर्धी केंद्रक या फिर कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव
न्यूक्लियस कहते हो। ये छोटे वाला जनन केंद्रक या फिर जेनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। इसके बाद क्या होगा, ये छोटे वाला केंद्रक आपका थोड़ा सा कोशिका, देखो ये यहां दीवार के पास आएगा इसकी, और थोड़ा सा कोशिका द्रव्य लेकर के ये कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। बड़े वाला कायिक केंद्रक वहीं रहेगा। आप ध्यान रखना इसकी जो शेप है बड़े वाले की वो इरेगुलर है, रेगुलर शेप नहीं है, गोल ओवल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कायिक कोशिका जो आपकी ये है ना, कायिक कोशिका का केंद्रक जो है वो आपका इरेगुलर शेप का होगा। ठीक है जी। अब आपकी ये जनन कोशिका बनने जा रही है, इसने कोशिका भित्ति बना ली है। इसके बाद ये आपकी जनन कोशिका इससे अलग हो जाएगी और कुछ इस तरह की संरचना बना लेगी। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जनन कोशिका की शेप जो है, ये शेप तरकू रूपी शेप है। ये दोनों तरफ से पतली होती है, जैसे तरकू होता है। तरकू को इंग्लिश में कहते हैं स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। तो ये ध्यान रखना, स्पिंडल शेप की कोशिका होगी। तरकू रूपी कोशिका, किनारों से पतली बीच से मोटी। केंद्रक इसका सामान्य होता है। ये बड़ी कोशिका का केंद्रक है, ये भी अगुणित है, छोटे वाला भी अगुणित है। अब एक ही कोशिका में बड़ी कोशिका के अंदर छोटी कोशिका बन जाती है, जिसे कहते हैं जनन कोशिका। क्या बन गई है? जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। ऐसा कहते हैं कि जब आपके, देखो अब ये आपका सूक्ष्म बीजाणु नहीं रहा, अब ये आपका परागकण है। समझ लो बात को, क्योंकि इसमें अब हो गया विभाजन। सूक्ष्म बीजाणु नहीं है, अभी परागकण है, नर युग्मोद्भिद है। भले ये परिपक्व ना हो, अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद हो, तो ऐसा बोलते हैं कि 60% पौधों में आपका जो परागकोश होता है, एंथर होता है, वो फट जाता है। कब? जब ये 2 कोशिकीय अवस्था में होता है नर युग्मोद्भिद। जिस समय नर युग्मोद्भिद 2 कोशिकीय अवस्था में होता है, उस समय 60% पौधों में परागकोश फट जाता है। परागकोश कैसे फटता है हम आगे देखेंगे। परागकोश फटेगा तो सारे परागकण बाहर निकलेंगे, जो कि 2 कोशिकीय अवस्था में होंगे। इसके आगे का डेवलपमेंट इसका उनमें जिनमें ये 2 कोशिकीय अवस्था में निकलता है, इससे आगे का इसका डेवलपमेंट किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर होगा। मान लीजिए ये पुष्प का वर्तिकाग्र है, यहाँ ये किसी भी परागण कराने वाले एजेंट की सहायता से, वायु से, जल से, किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाए। वहाँ पहुँच करके ये क्या करेगा, इसमें अंकुरण होगा और पराग नलिका का निर्माण शुरू होगा। अगर ये परागकण इस पौधे का ही होगा या फिर ये पौधा जो है इसको पहचान लेगा कि ये हमारा ही है, पराग नलिका बननी शुरू होती है। पराग नलिका बनने के साथ ही जनन कोशिका में फिर से सूत्री विभाजन होगा, और जनन कोशिका आपकी सूत्री विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मकों का निर्माण करेगी। 2 नर युग्मक यानी मेल गैमिट ये बनाएगी एक और सूत्री विभाजन के पश्चात। अब ये आपका परागकण 3 कोशिकीय है। बड़े वाली कायिक कोशिका, कायिक केंद्रक, 2 नरयुग्मक 2 कोशिका जो कि अगुणित हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये अगुणित कोशिकाएं हैं। तो जब ये 3 कोशिका का होता है तो ये परिपक्व नर युग्मोद्भिद कहलाता है। ये यहां डाल लेना दिमाग के अंदर। नर युग्मोद्भिद परिपक्व जब होता है तो 3 कोशिकीय होता है, ना कि 2 कोशिकीय। कुछ पौधों में ये पहले से ही जनन कोशिका परागकोश के अंदर रहते हुए ही, कुछ पौधों में जनन कोशिका परागकोश के अंदर रहते हुए ही सूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक बना लेती है। कुछ पौधों में ऐसा होता है, ज्यादातर में ऐसा होता है जैसे हमने बताया। ठीक है,
ध्यान रखना, जनन कोशिका पराग नलिका में आकर, पराग नलिका के अंदर आकर विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। पराग नलिका इसमें वृद्धि करती जाती है, नर युग्मक आगे लेकर जाएगी। ध्यान रखना, नर युग्मक यहाँ एचल होते हैं। एचल मतलब इनके पास चलने का कोई नहीं होता, फ्लैजिला वगैरह नहीं होती। तो ये एचल नर युग्मक को कैरी करके लेके जाने का काम किसका है भैया? वो है पराग नलिका का। सवाल है, बीज वाले पौधे जो होते हैं उनमें पराग नलिका नर युग्मकों को लेकर जाती है कहाँ? मादा युग्मक तक, ठीक है ना। तो ये जो डेवलपमेंट है आपका, देखो छोटा सा है, इसमें 2 सूत्री विभाजन हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। पूछा जाता है कितने विभाजन के पश्चात बनता है? 2 बताने हैं, वो भी सूत्री, ठीक है ना। तो ये लगता है भी आपको आ ही गया होगा, 1-2 बार वीडियो देखना ध्यान से तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बाकी आप चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा निषेचन कैसे होता है। यहाँ इन पौधों में आपका जो निषेचन होता है वह दोहरा निषेचन होगा, तो हम उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर देना।